हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमारा चैप्टर चल रहा था बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी से। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जितने भी लेक्चर है शुरू से आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, वहां पर जाकर के आप पूरा चेक कर सकते हो। या फिर आप बीएससी थर्ड ईयर के किसी भी वीडियो को लायन बैच के नाम से सर्च करोगे ना जूलॉजी का, तो आपके चैनल पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है रिकेट्सिया। तो यहाँ पर हम लोग रिकेट्सिया के बारे में पूरा देखने वाले हैं, जो कि एक प्रकार का पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव है जो कि रोग पैदा करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है ना। उसी तरीके से एक प्रकार का रिकेट्सिया भी है। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ चीजें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नोट्स का स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। सारे वीडियो को लाइन से आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर रूपरेखा। तो रिकेट्सिया में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार हम सिनॉप्सिस में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सिनॉप्सिस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब रिकेट्सिया के बारे में मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर रिकेट्सिया होता क्या है। देन सेकंड नंबर में हम लोग इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, मींस वैज्ञानिक वर्गीकरण देखने वाले हैं, इसे किस किस टाइप से जो है वो क्लासिफाई किया गया है। थर्ड नंबर में हम लोग इसके पूरे कैरेक्टर के बारे में देखेंगे कि आखिर जो रिकेट्सिया होता है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। और लास्ट में हम लोग इसके डिसीजेस के बारे में देखेंगे, मतलब जो रिकेट्सिया है उनसे कौन कौन सी बीमारी फैलती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये सारे पॉइंट को आपको क्या करना है गाइस, ऐड करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये आखिर रिकेट्सिया होता क्या है। तो देखिए रिकेट्सिया एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। बट ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब रोगजनक होते हैं, ये रोग पैदा करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि रिकेट्सिया से होता है। तो इसके बारे में सब चीज हम लोग यहाँ पर लाइन से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, यही क्या होते हैं, रिकेट्सिया कहलाते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए, ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब क्या होता है, किसी दूसरे जीव के ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर रह करके क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति में अगर रिकेट्सिया का संक्रमण हो गया है तो उनके शरीर में क्या करेंगे, उनकी कोशिका के अंदर जो है वो ये अपना वृद्धि और विकास, जो भी रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, वो सब किसी दूसरे जीव के शरीर में रह करके ही ये क्या करते हैं, पूरा करते हैं। पहली बात तो ये हुआ कि ये क्या हुआ, परजीवी है। दूसरी बात ये है कि ये काफी ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं, रोगजनक होते हैं। अगर जिस भी व्यक्ति के में अगर रिकेट्सिया का संक्रमण हो जाता है तो फिर उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। क्या क्या बीमारियां उत्पन्न होती है वो मैं आप लोगों को खैर आगे बता दूंगी, है ना। अगला देखिए गतिहीन होता है, मतलब ये जो होता है, जो रिकेट्सिया है वो गति नहीं करता है और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया के समान ही होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु होते हैं, उसी प्रकार का ही है, बट ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं गाइस रिकेट्सिया के बारे में। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो रिकेट्सिया का जो भी वृद्धि हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसी होस्ट के सेल के ऊपर ही होता है। होस्ट मतलब जैसे कि जैसे कोई इंसान है या फिर कोई कीट पतंग है, उनके ऊपर ही ये क्या करते हैं, अपना जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अपना कंप्लीट करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकेट्सिया के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, वो है आपका ये बालों में चलने वाले जू। देखना कई लोग के बालों में बहुत ज्यादा जू होते हैं, जैसे होते हैं लाइस बोलते हैं कि जू को। तो जो जू होते हैं उनके माध्यम से ये रिकेट्सिया का जो है वो संक्रमण सबसे ज्यादा होता है। जैसे मान लो कोई लड़की है, फिर कोई भी लड़का है, उसके हेयर में बहुत सारा जू हो गया है ना, कीड़े वगैरह हो गए हैं, तो उनको अगर मान लो उनके जू में अगर रिकेट्सिया का इन्फेक्शन हो गया तो वो अगर किसी दूसरे के साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं, अगर उनके सर पे जू जो है वो फैल जाते हैं, तो उनके माध्यम से, इस जू के माध्यम से ही, या फिर आर्थ्रोपोड्स के और भी बहुत सारे जीव जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया, इनके माध्यम से जो है वो रिकेट्सिया एक जीव से दूसरे जीव में जो है वो फैलता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह पता लगाया कि सबसे ज्यादा जो जू होते हैं, क्योंकि देखना बालों में काफी ज्यादा बहुत सारे लोगों के बालों में जू पाया जाता है, तो उन जू के माध्यम से रिकेट्सिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, या फिर किसी जानवर में भी ये रिकेट्सिया फैल सकता है।
क्लियर हुआ गाइस आपको? तो क्या क्या देखे हम लोग रिकेट्सिया के बारे में कि जो रिकेट्सिया होते हैं वो परजीवी होते हैं, दूसरे शरीर में रह करके अपना जीवन यापन पूरा करते हैं और ये काफी ज्यादा रोगजनक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, गतिहीन होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और जू के द्वारा इनका संक्रमण होता है। क्लियर हुआ आपको? तो ये तो एक जस्ट नॉर्मली इंट्रोडक्शन था रिकेट्सिया के। तो इसके बाद हम लोग इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि ये कौन से संघ का है, कौन से कक्षा का है, कौन सा ऑर्डर है। तो ये चीज क्या करना है आपको आपके एग्जाम में लिखना है। कोई भी अगर बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो कोशिश करो ये सब क्लासिफिकेशन को आप लोग याद कर लो, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका कार्य क्षेत्र देखें, इसका डोमेन देखें। तो ये एक प्रकार के बैक्टीरिया के समान ही इनका कार्य क्षेत्र होता है। जैसे बैक्टीरिया हानिकारक होता है ना लोगों के शरीर के लिए, वैसे ही ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया के समान ही इनका कार्य क्षेत्र होता है। सेकंड नंबर में देखें संघ की बात करें, फाइलम की बात करें तो ये स्यूडोमोनाडेटा संघ से ये जो है वो बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग इसके क्लास की बात करें, कक्षा की बात करें तो ये अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया के अंतर्गत जो है वो इसे रखा गया है। गण की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो रिकेट्सियल्स है। ये सब क्या करना है गाइस, आपको याद करना है अच्छे से, है ना। अब चलिए फैमिली की बात करें तो कौन से फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ये रिकेट्सियासी फैमिली के अंतर्गत ये आते हैं। और अगर हम लोग इसके वंश की बात करें या फिर इसके हम लोग जाति की बात करें तो ये 3 प्रकार के वंश देखे गए हैं रिकेट्सिया के। सबसे पहला है रिकेट्सिया, दूसरा है रोचेलिमिया और तीसरा है कोक्सिएला। तो ये सारी चीज गाइस आपको याद करना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे मैंने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, सो डोंट वरी गाइस। तो ये सब चीज आपको लिखना है। क्या क्या लिखोगे, कार्य क्षेत्र, संघ, कक्षा, गण, फैमिली मतलब परिवार और वंश। तो इतना है आप लोगों को क्या करना है, रिकेट्सिया के बारे में अच्छे से आपको याद करना है। ये क्लियर हो गया। अब बहुत कुछ चीज हम लोग रिकेट्सिया के बारे में जान गए। अब फाइनली हम लोग इसके कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से लक्षण रिकेट्सिया में पाए जाते हैं। अब चलिए इस कैरेक्टर में हम लोग सबसे पहला कैरेक्टर इसका देख लेते हैं, डीएनए आरएनए प्रेजेंट। जो रिकेट्सिया होते हैं उनमें डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं और उनमें आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ आपको? सेकंड नंबर का देखो राइबोसोम प्रेजेंट। जो रिकेट्सिया होता है उनमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है मतलब साइटोप्लाज्म वगैरह भी होता है ना। और इनमें क्या होता है, द्विखंड विभाजन होता है। अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात करें किस प्रकार से ये जो है वो संख्या में वृद्धि करते हैं तो उसमें क्या विभाजन होता है। जैसे रिकेट्सिया है 2 भागों में क्या करते हैं, टूट जाते हैं, 2 भागों में टूट करके नया रिकेट्सिया के जो है वो पैदा करते हैं। तो इसी तरीके से द्विखंड विभाजन के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना गुणन करते हैं। क्लियर हुआ आपको? चौथे नंबर का एंटीबायोटिक। जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर लोग क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। तो सेम वही एंटीबायोटिक ड्रग्स रिकेट्सिया के इलाज के लिए जो है वो दिया जाता है। जैसे वायरस हो गया तो वायरस का तो कोई एंटीबायोटिक अगर हम लोग देंगे तो कोई उस पर अफेक्ट नहीं करता है ना। तो जो रिकेट्सिया होता है अगर हम उस पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, कोई भी ड्रग्स वगैरह देते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह, बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक वगैरह है, अगर हम उसको देते हैं तो वो बीमारी जो है वो ठीक हो जाता है। अगला देखो होस्ट सेल। जो भी रिकेट्सिया है वो अपना जो गुणन है वो होस्ट सेल के ऊपर ही करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई जीव है, उनके शरीर के कोशिका के ऊपर बैठ करके या फिर उसके कोशिका के अंदर घुस करके ही अपना क्या करते हैं, गुणन और वृद्धि प्रजनन जो भी है वो सारा चीज उनके होस्ट सेल के ऊपर होकर के करते हैं। जो लाइस या फिर किल्ली, जैसे देखना भैंस वगैरह के शरीर में भी देखना किल्ली वगैरह पड़ जाते हैं। देखना ना भैंस लोगों के शरीर में मोटा मोटा जुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, किल्ली वगैरह समथिंग कुछ बोलते हैं। और इंसानों के सर में जू होता है, तो किल्ली जू वगैरह के माध्यम से ये एक रोग से दूसरे, एक जानवर से दूसरे जानवर में क्या होता है, फैलता है। मान लो भैंस में अगर मान लो रिकेट्सिया का संक्रमण है तो अगर कोई दूसरा भैंस उसके कांटेक्ट में आता है तो उस दूसरे भैंस को भी क्या हो जाएगा, रिकेट्सिया हो जाएगा। या फिर उस भैंस के कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आता है तो उस इंसान को क्या हो जाएगा, रिकेट्सिया का बीमारी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ गाइस, ये सब क्या है, इसके लक्षण है, कैरेक्टर है। मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से इसको लिखा हुआ है तो एक बार देख लेना। तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रिकेट्सिया से कौन कौन सा संक्रमण होता है, कौन कौन सी बीमारी पैदा होता है, उनका ट्रीटमेंट कैसा है, उनका सिम्टम कैसा है, किस किस प्रकार का रिकेट्सिया का नाम वगैरह है, वो सब चीज हम लोग आगे देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकेट्सियल डिसीज। सबसे पहला डिसीज हम लोग देखने वाले हैं सन्नीपात ज्वर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइफस फीवर। तो ये जो टाइफस फीवर होता है मेनली फैलता है जू से। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो रिकेट्स नाम का जो बीमारी है वो अधिकतर जू से फैलता है। मान लो किसी इंसान के सर पे जू है तो वो क्या करेगा, जो रिकेट्सिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो उस जू के
शरीर के अंदर अपना जो है वो गुणन करते हैं, वो उनके शरीर के अंदर होकर के अपना मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं। और मल के द्वारा, मतलब जैसे कि जूं है, अगर वो स्काल्प में, सर में जगह जैसे कि मल कर दिया है, फिर मूत्र यूरिन वगैरह पास कर दिया, फिर मल वगैरह पास किया, तो उसी मल में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, किसके, रिकेट्सिया के। और अगर दूसरा इंसान अगर उनके जू के मल के कांटेक्ट में आ गया, या फिर कभी कभी होता है ना कि एक साथ जैसे सो वगैरह तो जू दूसरे सर में फैल जाता है, ऐसा भी होता है। या फिर उनका जो भी कंघी वगैरह यूज करो, टॉवेल वगैरह यूज करो, तो देखना जो भी सर का गंदगी है वो दूसरे के सर में चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी टॉवेल वगैरह है, कंघी वगैरह है, वो अपना पर्सनल यूज करना चाहिए, दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए। खासकर ऐसा पर्सन जिसको जू वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उनको अपना अलग से ही सब चीज को जो है वो यूज करना चाहिए, ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो दूसरे के शरीर में ना पहुंचे, है ना। तो वो क्या होता है, जो भी रिकेट्सिया होता है वो दूसरे इंसान के शरीर में फैल जाता है। मान लो ये संक्रमण होता है तो 5 से 6 दिन बाद क्या होता है, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है पेशेंट को, टाइफस फीवर जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सन्निपात ज्वर। और बहुत ज्यादा फीवर आता है, फीवर के साथ साथ बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, मतलब पेशेंट को बहुत ठंडा लगता है, ठंडी लगता है, उसको बहुत ज्यादा कपकपी आता है, पूरे शरीर में क्या होता है, दर्द होता है, सर में हेडेक होते हैं। और कई बार ये जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन में भी चला जाता है। देखना ना, कभी बोलते हैं कि जो फीवर है वो ब्रेन में चला गया, मस्तिष्क में चला गया, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर फीवर ब्रेन में चला गया तो 10 से 30% चांसेस है कि जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो सकती है। मतलब अगर हम लोग इसकी मृत्यु दर की बात करें तो 10 से 30% जो रिकेट्सिया डिसीज होते हैं, जो टाइफस फीवर होता है, उसमें किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर वो फीवर अगर मस्तिष्क में पहुंच गया तो, उस कंडीशन में। क्लियर होगा इस आपको। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो रिकेट्सिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो शरीर की कोशिकाओं में रह करके अपना जो है वो गुणन करते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर किसी इंसान को रिकेट्सिया हो गया है, अगर किसी इंसान को ये टाइफस फीवर हो गया है, तो कुछ दिन बाद देखना उनके शरीर में ना चकत्ते आने चालू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, पूरे शरीर में दाने 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 चकत्ते, लाल लाल कलर के, बैगनी बैगनी कलर के चकत्ते आने चालू हो जाते हैं। तो इस स्टेज तक हमको नहीं पहुंचना है। जैसे फीवर, हाई ग्रेड फीवर वगैरह आता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देते हैं। वो एंटीबायोटिक का मैं आपको लोगों को नाम बता देती हूँ। उस एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन, टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक है जिसके द्वारा ये जो टाइफस फीवर है वो ठीक हो सकता है ना। तो ये है गाइस। और सेकंड हमको प्रिवेंशन ये करना चाहिए कि जैसे किसी के सर में जुएं वगैरह है तो कीटनाशी वगैरह, जो भी जुआ वगैरह दवाई आता है वो उसको जो है वो क्लीन करना चाहिए। जिस भी पेशेंट के सर में बहुत जुआ वगैरह है तो वो सब चीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन समझ में आ गया, ट्रीटमेंट वगैरह। और एक चीज और, आजकल इसका वैक्सीन भी बन गया। जो रिकेट्सियल फीवर वगैरह, जो टाइफस फीवर आ रहा है ना, उसका वैक्सीन भी निकल चुका है आज के डेट में। तो ये है गाइस हमारा सन्निपात ज्वर, जो कि एक रिकेट्सियल डिसीज के अंतर्गत आता है। तो चलिए और भी डिसीज के बारे में हम लोग अगला डिसीज देख लेते हैं, जिसका नाम है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड। तो देखो ये भी उसी टाइप से ही है, टाइफस फीवर के समान ही है। बट ये क्या होता है, जैसे देखना घरों में हम लोग कुत्ते बिल्ली वगैरह पाले रहते हैं, पालते हैं ना कुत्ते बिल्ली, तो कई बार देखना कुत्ते के शरीर पे जो है वो किल्ली वगैरह हो जाता है, जो कीड़ा वगैरह, जैसे कि इंसानों के शरीर में जूं होता है ना, वैसे जानवरों के शरीर में किल्ली हो जाता है। तो उसका भी दवाई आता है किल्ली वगैरह मारने का। तो अगर कुत्ते के शरीर में किल्ली है तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है, उसका नाम बता दे रही हूँ मैं, रिकेट्सिया रिकेट्सी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और अगर वो जो कुत्ता किसी इंसान के कांटेक्ट में आता है, देखना घरों में कई लोग कुत्ता वगैरह पालते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, फिर उसको छूते वगैरह रहते हैं, टच वगैरह करते रहते हैं, तो उन कुत्तों के जो इल्ली है उनके माध्यम से किसी इंसान के शरीर में फैलता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका रॉकी माउंटेन स्पॉटेड कहलाता है। ये जो बीमारी होता है ना, गर्मी के दिन में ज्यादा होता है। अगर वो किल्ली इंसान को काट देता है या फिर उनके माध्यम से उनके शरीर में फैल गया तो फिर वही होता है, बहुत ज्यादा उनको फीवर आएगा, पूरे शरीर में दाने पड़ जाते हैं। और अगेन इसका जो इंजेक्शन है ना वो सेम टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन का जो एंटीबायोटिक है वो इस पेशेंट को क्या किया जाता है, लगाया जाता है ना। और पेनिसिलिन इस बीमारी में कोई भी काम नहीं करता है। अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाए तो कोई लाभकारी नहीं होता है। क्लियर होगा इस आपको। अब चलिए लास्ट में आप लोगों को बता देती हूँ क्यू फीवर।
तो क्यू फीवर क्या होता है, ये जानवरों को इन्फेक्टेड करता है। अभी तक हम लोग इंसानों के बारे में देख रहे थे, लेकिन जो क्यू फीवर होता है ना, वो जंगली जानवर को जो है वो इन्फेक्टेड करता है। जैसे कि कॉकरोच हो गया या फिर कोई भी अन्य प्रकार का कीड़े मकोड़े हो गए, वो क्या करते हैं, जानवरों के शरीर में चल चल के उनमें ये रोग पैदा करते हैं। ये वाला जो क्यू फीवर होता है उसमें बहुत ज्यादा जो जानवर होते हैं उनको हाई ग्रेड फीवर आता है, और जो भी जानवर वगैरह अगर इंसान में हो गया तो उसको टेट्रासाइक्लिन का अगेन एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया। इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ चीजें अगर इंक्लूड की हूँ तो वो क्या कर लो, आप लोग नोट्स में लिख लो। यहाँ पे मैं आप लोग को नोट्स का स्क्रीनशॉट नोट्स दे रही हूँ, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके आप लोग लेना गाइस स्क्रीनशॉट, ताकि जो भी नोट्स है आप लोग क्लियरली दिखाई दे, है ना। और जो सिनॉप्सिस है वो भी ऐड कर देना, मैं ऐड नहीं की हूँ अपने नोट्स में। सिनॉप्सिस जो मैं शुरू में बताई हूँ ना, वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ। और नेक्स्ट टाइम हम लोग मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ चीजें बताने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो बाकी वीडियोस के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक जरूर करें, बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।